ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे डेमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरे डेमन स्लेयर की लास्ट वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भाई उसमें कुछ ऐसी धमाकेदार चीजें हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो यूट्यूब का राजा भाई उनको करने देते जो कर रहे हैं और हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें हकाने जुका का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस ब्लेड को पॉलिश कर रहा होता है, और दूसरी ओर इधर कानामोरी भाई पेड़ों के पीछे छुप के मुइचिरो को देख रहा होता है जो कि इधर ग्योको का सामना कर रहा होता है। इधर ग्योको टेलीपोर्ट होकर पेड़ के ऊपर आ जाता है और वो मुइचिरो से ये कहता है कि क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तो मुइचिरो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो ग्योको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। ग्योको ये कहता है कि तुम तो सिर्फ बच्चे हो, इस वजह से तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो तभी इधर मुइचिरो के पीछे आ जाता है और मुइचिरो यही कहता है कि तुम्हारे लुक्स और तुम्हारी आवाज को देख के भी मुझे तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई भी इज्जत महसूस नहीं हो रही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्योको ये कहता है कि तुम मेरी खूबसूरती को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे खुद के हाथ पैर इतने छोटे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लेड भी इतनी छोटी है। मुइचिरो कहता है यही ब्लेड अभी तुम्हारी गर्दन काटने वाली थी, क्यों है ना, और मेरे ख्याल से तुम अपने खुद के हाथ पैरों की बात कर रहे हो जो कितने छोटे हैं। तो ग्योको कहता है कि क्या है यार, तुम कैसी बेकार की बेइज्जती कर रहे हो, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है जीतने के लिए काफी उत्सुक हो तुम। मुइचिरो कहता है कि तुम अपने वास को तो देखो, कितना अनसिमेट्रिकल है, कितनी घटिया तरीके से बनाया गया है इसको, एकदम बेकार। जिसे सुन के यहाँ पे भाई ग्योको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी सारी की सारी चीजें परफेक्ट है। तभी वो यहाँ पे अपने हाथों में 10 वास लेके आ जाता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे वो मुइचिरो की और बहुत सारे फिशेस से अटैक करता है। यहाँ पे मुइचिरो इस अटैक से बचने की कोशिश करता है और एक पेड़ के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मिस्ट ब्रीथिंग 6th फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट का इस्तेमाल करके भाई सारी के सारी फिशेस को एक ही स्लाइस में काट के रख देता है। जब ग्योको इस अटैक को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देख के कि यार मुइचिरो अभी भी इतना ज्यादा फुर्तीला कैसे है, क्योंकि उसकी बॉडी में तो अभी तक पॉइजन का असर बढ़ जाना चाहिए था जिससे कि ये हिल भी ना पाए, लेकिन तब भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन कोई चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि इन फिशेस को काटने के बाद इनके अंदर से और भी ज्यादा जहर निकलेगा जो कि स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे कि ये पलक झपकते ही मर जाएगा। मुइचिरो तभी यहाँ पे अपने मिस्ट ब्रीथिंग 3rd फॉर्म स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश का इस्तेमाल करके ये पूरे के पूरे पॉइजनस क्लाउड को भाई अपने से दूर उड़ा देता है और ग्योको के ऊपर उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भाई ग्योको की स्किन यहाँ पे रह चुकी होती है और ग्योको गायब हो चुका होता है, जिसे देख के यहाँ पे मुइचिरो थोड़ा चिढ़ जाता है और वो यही कहता है कि तुम कब तक डॉज करके ऐसे पेड़ के ऊपर जाके छुपते रहोगे। तो ग्योको यहाँ पे हंसता है और वो कहता है कि आखिरकार मेरे को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। इस दुनिया में सिर्फ तुम तीसरे इंसान हो जिसने मेरा असली रूप देखा है और उसके बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता जब मैं सीरियस हो जाता हूँ। तो मुइचिरो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। ग्योको बताता है कि ये जो मेरे नए ट्रांसपेरेंट स्केल्स है ये डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है और मैं अपनी इस फॉर्म को वास के अंदर काफी समय से रिफाइन कर रहा था, तो चलो फिर मेरे आगे झुको। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्योको एक सांप तो नहीं बोलूंगा लेकिन ह्यूमनॉइड मरमेड जैसा बन चुका होता है वो, ठीक है ना। लेकिन मुइचिरो यहाँ पे भाई बस उसको देखता रहता है, जिससे यहाँ पे ग्योको को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो मुइचिरो कहता है कि क्योंकि तुमने ही थोड़ी देर पहले मेरे को चुप होने के लिए कहा था। वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद यहाँ पे ग्योको कंटिन्यूअसली मुइचिरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मुइचिरो से बचा के भाई पेड़ के ऊपर आ जाता है। और ग्योको कहता है कि अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि पेड़ के ऊपर छुप के मत जाओ, अब खुद क्यों चले गए। मुइचिरो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को मछलियों की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुइचिरो देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म का कुछ हिस्सा इधर मछलियों में बदल चुका होता है। ग्योको बताता है कि मैं जिस भी चीज को छूऊंगा वो मछली बन जाएगी। कितनी कमाल की बात है, क्यों है ना। मैं अपनी इस नई बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ और कहीं से भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। मुइचिरो यहाँ पे बिल्कुल शांति से उसको देख रहा होता है और ग्योको कहता है क्या हुआ, तुम डरने लग गए, क्यों है ना। तो मुइचिरो यहाँ पे भाई हंसने लग जाता है और वो कहता है कि कितने भी ताकतवर अटैक कर लो तुम, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं जब तुम सामने वाले को नुकसान ही ना पहुंचा पाओ। वो याद करता है कि जब उसने युइचिरो का हाथ पकड़ा था तो इन दोनों की बॉडी पे कीड़े रेंगना शुरू हो चुके थे। जब उस दिन मुइचिरो मरने की कगार पे था तो उसने एक बार को अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, लेकिन तभी उसको अमाने की आवाज सुनाई दी थी। तो बेसिकली यहाँ पे अमाने सही टाइम पे अपनी बेटियों के साथ आ चुकी होती है इन दोनों भाइयों को बचाने के लिए। वो देखते हैं कि इधर मुइचिरो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। तभी उनकी दूसरी बेटी बताती है कि युइचिरो की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब वो
वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। तो अमाने कहती है कि ठीक है, फिर दूसरे भाई को बिल्कुल भी मरने मत देना, उसको जल्दी से ट्रीट करो। जब वो यहाँ पे इन दोनों के हाथों को अलग करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि मोइचिरो ने काफी जोर से योइचिरो का हाथ पकड़ रखा होता है, भले वो मरने की कगार पे है फिर भी। मोइचिरो यही कहता है कि अगर उस दिन अमाने नहीं आई होती तो शायद वो मर चुका होता। जब वो थोड़ा बहुत रिकवर होना शुरू हो जाता है तो वो यहाँ पे डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, इतनी ज्यादा बारिश के बावजूद भी। निचिका यही कहती है कि अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं तो प्लीज आपको आराम करना चाहिए, लेकिन अमाने अपनी बेटी को रोक देती है क्योंकि इतना थका होने के बावजूद भी मोइचिरो पीछे नहीं हटता और वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता रहता है। वो याद करता है कि भले ही उसकी मेमोरीज जा चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था जो कि शायद मरते दम तक उसके साथ रहेगा। वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग किया करता था कि उसको खून की उल्टियां हो जाया करती थी, लेकिन तब भी वो रुकता नहीं था। वो यहाँ पे पेड़ से नीचे कूदता है और ग्योको के सामने आता है क्योंकि उसके अंदर गुस्सा बन रहा होता है फिर से कि वो इस दुनिया में से सारे डीमंस को खत्म करके रख देगा। इधर ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट किलर फिश स्केल्स का इस्तेमाल करके मोइचिरो के आसपास आने लग जाता है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वो काफी ज्यादा फुर्तीला हो चुका होता है। वो इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि मोइचिरो उसके ऊपर क्लीन हिट भी नहीं कर पाता और ग्योको ये कहता है क्यों, अब मजा आ रहा है? मेरे को काफी मजा आता है जब मैं नेचर के लॉज को तोड़ता हूँ, तो देखना अब मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा और तुम्हारे सर की जगह एक मछली का सर लगा दूंगा, जो कि काफी अच्छा खासा आर्ट वर्क बनेगा। जब ग्योको यहाँ पे मोइचिरो के पास आता है तो मोइचिरो इधर अपने मिस ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म ऑब्सक्यूरिंग क्लाउड्स का इस्तेमाल करता है। फाइनली जब यहाँ पे ग्योको मोइचिरो के मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है तो वो दिखता है कि इधर मोइचिरो धुंध में बदल जाता है। मोइचिरो उसके पीछे आ जाता है और ग्योको छूटते साथ फिर से अटैक करते है, लेकिन फिर से मिस कर देता है। यहाँ पे 2-3 बार ऐसे अटैक्स को मिस करने के बाद ग्योको कंफ्यूज होने लग जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मोइचिरो दिखता है, फिर वो धुंध में गायब होने लग जाता है। यहाँ पे आसपास काफी ज्यादा धुंध हो चुकी होती है, जिस वजह से यहाँ पे ग्योको एक भी बार मोइचिरो के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। मोइचिरो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि सिर्फ इतनी देर से तुम ही नॉन सीरियसली लड़ रहे थे? तो यहाँ पे अब हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि मोइचिरो अब जाके सीरियस हुआ होता है इस लड़ाई के अंदर और वो छूटते साथ ही इधर भाई अपनी ब्लेड से ग्योको के गर्दन पे अटैक कर देता है, जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ग्योको का सर कट के नीचे गिरता है और उसको सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा होता है और उसको कुछ महसूस भी नहीं हो रहा होता। जब वो इधर मोइचिरो को देखता है तो वो यही सोचता है कि अब उसको जल्द से जल्द इसको मार के मुजान को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन जब उसका सर इधर जमीन से टच होता है तब उसको रियलाइज होता है कि भाई उसका सर तो धड़ से अलग हो चुका होता है। उसे यहाँ पे यकीन नहीं होता कि वो हार कैसे सकता है एक छोटे से बच्चे से, वो भी ऐसा कैसे हो सकता है। मोइचिरो यहाँ पे ग्योको के सर की ओर बढ़ता है और ग्योको इधर बस अपना रोना कर रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हार कैसे सकता है, उसका सर कैसे काटा जा सकता है। तो मोइचिरो यही कहता है कि अलविदा, फिर से जिंदा मत होना। ग्योको यहाँ पे अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि मैं किसी इंसान से नहीं हार सकता और वो मोइचिरो को भी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस बकवास को सुन के भाई मोइचिरो को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पे उसके सर के काफी छोटे छोटे पीसेस कर देता है, उसको काट के रख देता है पूरी तरह और वो यही कहता है कि अब नर्क में जाओ। मोइचिरो याद करता है कि कगाया ने उसे बताया था कि जिस हिसाब से तुम दुनिया को देखते हो दुनिया वैसी नहीं है। तुम एक बार जब अपने असली फॉर्म में आओगे जिसको कभी भी कोई हिला नहीं सकता तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जब यहाँ पे ग्योको के पीसेस गायब होना शुरू हो जाते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि उसके लीडर ने ये जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। तो यहाँ पे ग्योको गायब होने लग जाता है, इसका मतलब ये है कि अब वो फाइनली मर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यार काफी जल्दी खेल खत्म हो गया है, क्यों है ना। कानामोरी इधर मोइचिरो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। मोइचिरो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मेरे को आगे बढ़ना होगा और तांजीरो की मदद करने के लिए जाना होगा। कानामोरी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो यार, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है, क्या तुम ठीक हो? तो मोइचिरो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से कांप रहा होता है, उसको सांस लेने में भी काफी डिफिकल्टी हो रही होती है और कानामोरी को यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। मोइचिरो कहता है कि तुम कोतेत्सु को देखो, उसको काफी गहरी चोट लगी थी। यहाँ पे उसके खुद के मुंह से झाग निकलने लग जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। कानामोरी काफी ज्यादा डर जाता है ये देख के और उसको चिंता होने लग जाती है कि कहीं मोइचिरो मर ना जाए या फिर उसको कुछ हो ना जाए। तो वो इधर हगानेजुका से कहता है कि हे मेरी मदद करो, जल्दी इधर आओ, लेकिन हगानेजुका तो भाई अपने में लगा होता है, पॉलिश करने में वो इग्नोर कर देता है। कानामोरी कहता है कि भाई ये बंदा तो तब भी नहीं हिला था जब ग्योको मेरे को मारने की धमकी दे रहा था, तो इससे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। यहाँ पे वो मोइचिरो की मदद करना चाहता होता है, लेकिन उसके मुंह से यहाँ पे झाग को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी कोतेत्सु इधर आता है और वो कहता है कि इसको तुम साइड में मुंह करके लेटा दो, जिसे देख के यहाँ पे कानामोरी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम कोतेत्सु के भूत हो, क्यों है ना, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो कोतेत्सु कहता है कि देखो मैं कोई भूत वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ। इस हल्ले गुल्ले से मोइचिरो को धीरे धीरे करके होश आने लग जाता है और कानामोरी कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो सोलर प्लेक्सस पे मारा गया था ना। तो कोतेत्सु कहता है कि देखो वो जो सारा खून था वो मेरे हाथ पे जो चोट लगी है उससे निकला था, मेरी जान बच गई इस चीज की मदद से। ये मुझे तांजीरो ने दिया था, ये रेंगोकू का सूबा है, वो चाहता था कि उसकी ब्लेड पे इसका निशान हो, इस वजह से ये मेरे पास ही रखा हुआ था और इसी वजह से मेरी जान बची। ये सुन के मोइचिरो को याद आता है कि रेंगोकू ने एक बार मोइचिरो को काफी मोटिवेट किया
किया था। तभी वो देखता है कि उसके पास उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स ने उसको पकड़ रखा होता है। उसके पिता कहते हैं कि देखा, जब हम किसी और के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारे साथ अंत में अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो इमोशनल होने लग जाता है अपने माता और पिता को फिर से देख के। युइचिरो इधर नीचे बैठते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। तो इसे देख के युइचिरो रोने लग जाता है। दूसरी ओर इधर हमें उन वुडन ड्रैगन्स का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई आसमान में इतनी ऊंचाई तक जाते हैं और तांजिरो ऊपर आता है। भाई वो बाल वाल इनके अटैक से बचता है। वो नोटिस करता है कि इधर टोटल 5 ड्रैगन्स है जो कि 66 शाकू से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो शाकू यार जापानीज यूनिट है, ठीक है, तुम अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो कि 65 फीट तक ये ड्रैगन्स पहुंच सकते हैं, जो कि काफी अच्छा खासा डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई का इस्तेमाल करके इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे ये डीमन अपना एक ड्रम बजा देता है, जिसके बाद इनमें से एक ड्रैगन योरोगी की सोनिक वेव का इस्तेमाल करके भाई तांजिरो को दूर उड़ा देता है। तांजिरो इधर पेड़ पे जाकर टुकता है। नेजुको इधर देखती है कि तांजिरो को उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 2 ड्रैगन से वो ऑलरेडी निपट रही होती है। दूसरा ड्रैगन इधर गेनिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गेनिया इधर अपने शॉटगन से इस ड्रैगन के मुंह के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इससे इस ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ा होता और ये बहुत जल्दी हील भी हो जाता है, जिसे देख के यहाँ पे को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हाथों से इधर उस ड्रैगन के मुंह को तोड़ देता है। इधर तांजिरो को उल्टी आती है और उसे रियलाइज होता है कि इस चीख के बाद उसके कान भी फट चुके होते हैं। भाई उसको काफी धुंधला दिखाई दे रहा होता है और उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती है। तभी ये डीमन 2 और ड्रम्स को बजाता है, जिसके बाद ये ड्रैगन आइजुत्सु की ताकत का इस्तेमाल करके भाई काफी खतरनाक विंड अटैक करते हैं, जिससे कि तांजिरो के लेफ्ट पैर में भी चोट लग जाती है, काफी तगड़ी, उसका पैर कुचल जाता है। ठीक है, वो डीमन 2 और ड्रम्स को बजाता है, जिसके बाद ये ड्रैगन सेकिडो की लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनसे भी तांजिरो बचने की कोशिश करता है, वो भागने की कोशिश करता है और वो यही सोचता है कि ये अकेला डीमन चारों इमोशंस की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इधर ये ड्रैगन्स नेजुको और गेनिया को भी पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तांजिरो अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ होता है। तो वो इधर ड्रैगन से दूर भागने के बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि इनकी एक लिमिट है जिससे आगे ये नहीं जा सकते। अगर वो उस लिमिट से आगे चले जाएगा तो उसको थोड़ा समय मिल जाएगा सांस लेने का और अपने आप को हील करने का। लेकिन तभी यहाँ पे वो डीमन फिर से एक ड्रम बजाता है, जिसके बाद इस ड्रैगन के मुंह में से और छोटे छोटे मुंह निकल जाते हैं, जिससे कि ये थोड़ा और स्ट्रेच हो पाता है और ये आगे चल के तांजिरो को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये तांजिरो को अपनी मुंह की ओर खींचने लग जाता है और तांजिरो इधर अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, वो अटैक भी नहीं कर पाता, जिसके बाद ये ड्रैगन तांजिरो को निगल लेता है। नेजुको और गेनिया ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। इधर ड्रैगन के गले में तांजिरो सारी की सारी होप हार चुका होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये ड्रैगन उसको अपने अंदर से कुचलना शुरू कर देता है और वो डीमन कहता है कि लगता है अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तभी यहाँ पे एकदम से मित्सुरी आती है हवा में उड़ती हुई और इस ड्रैगन की पूरी गर्दन को वो काट कर रख देती है छोटे छोटे पीसेस में और तांजिरो को बचा लेती है। जब ये ड्रैगन के पीसेस नीचे गिरना शुरू होते हैं तो ये डीमन समझ जाता है कि अब उसकी नई ओपोनेंट एक हाशिरा है। इधर मित्सुरी ने तांजिरो को अपने पीठ पे बिठा रखा होता है। मित्सुरी कहती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना, मैं काफी लेट हो गई। ये लोग यहाँ पे जमीन पे आ जाते हैं और मित्सुरी इधर तांजिरो के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि चलो फिर अब तुम आराम कर सकते हो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भाई तांजिरो को यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसके कान तो फट चुके होते हैं। भाई यहाँ पे मित्सुरी अपनी ब्लेड निकालती है और वो कहती है अब मैं नेजुको और गेनिया को बचाऊंगी, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तांजिरो यहाँ पे मित्सुरी को रोकने की कोशिश करता है और वो यही कहता है कि वो एक अपर रैंक है, संभल के। तभी 3 ड्रैगन इधर लव हाशिरा के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो इनमें से जब सबसे आगे वाले ड्रैगन का मुंह मित्सुरी अपनी ब्लेड से पकड़ती है और भाई उसकी मदद से वो बाकी 2 ड्रैगन्स की भी बैंड बजा देती है और आगे बढ़ती है इस डीमन की ओर। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इस एपिसोड से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि यार हाशिराज कोई मजाक नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं हाशिराज, क्यों है ना। अगर बात करें अपर 5 की तो यार काफी ज्यादा जल्दी खेल खत्म हो गया। आप मेरे को कमेंट में बताना यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खेल और लंबा चलेगा, क्योंकि जस्ट इसी एपिसोड के अंदर तो यार ग्योको ने अपना नया फॉर्म दिखाया था, तो मुझे लगा था कि शायद अब थोड़ा टफ होगा कंपटीशन, थोड़ा समय लगेगा मुइचिरो को इसको हराने में, लेकिन उसने तो यार पलक झपकते उसको हरा दिया और खेल खत्म हो गया। यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसा हांटेंगू के साथ हुआ था कि उसको मारने के बाद भी एक नई फॉर्म सामने आई थी और भी नए दुश्मन आ रहे थे लगातार, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार ग्योको के केस में, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। बात करें अगर हांटेंगू की तो उसकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही है और इतनी ज्यादा पावर्स है इस बंदे के अंदर, अकेले के अंदर, तो इसके साथ मित्सुरी की फाइट देखने में मजा आएगा। मैं जस्ट यही सोच रहा था एपिसोड एंड होने के बाद कि यार जब बिल्कुल एक मजेदार सीन शुरू होने वाला है तभी एपिसोड एंड हो गया, तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट संडे की रात को आएगा, ठीक है ना। मंडे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, सुबह के अराउंड आपको मिल रही है, वरना मैं रात में बनाता हूँ एज यूजुअल, है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो पे यार एज रिस्ट्रिक्शन है, उस पर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ जितना दिखा सकते हो, क्योंकि यार काफी मुश्किलों से मैं ये वीडियो बनाता
बनाता हूँ, तुम लगा लो एज रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो वीडियो कोई पैसा नहीं कमाएगी, फिर चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी रात में जाग लूँ, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो यार प्लीज समझा करो यार, काफी रिस्क उठा के वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक है चैनल पे, तब भी डीमन स्लेयर की वीडियो बना रहा हूँ। तो यार प्लीज यार इतना तो कर ही सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब तो कर लो यार। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।